हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल बायो क्लासेस। बायो क्लासेस में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज ये लेक्चर क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 10th का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर कंप्लीट 4 लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट किए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसे आज हम शुरू करने वाले हैं, ये एनसीईआरटी का चैप्टर 7th है और ये लेक्चर 1 मैं आज शुरू करने जा रही हूँ इसका। तो शुरू करने से पहले बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसे शेयर करिए कि जिससे और बच्चों को भी इससे मदद मिलती रहे, जैसे आपको मदद मिल रही है। और बच्चों को भी इस लॉकडाउन के टाइम में और बच्चों को भी इससे मदद मिलती रहे कि वो अपना समय से पोर्शन कंप्लीट कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हमें आज क्या पढ़ना है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हमें दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। प्लांट्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए हमें प्लांट हार्मोन्स पढ़ने हैं। प्लांट में जो मूवमेंट होते हैं बाहर के स्टिमुलाई के वजह से, एनवायरमेंटल चेंजेस के वजह से, स्टिमुलाई की वजह से जो चेंजेस होते हैं, उनमें प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है। और एनिमल्स में, एनिमल्स ज़्यादा इवॉल्व हैं, इनका कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल प्लांट्स के कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये दोनों चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। हमें पता है कि हमारी बॉडी में बहुत से सिस्टम्स एक साथ वर्क करते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो वर्क करते हैं। तो ये सिस्टम्स जब वर्क करते हैं तो हमारे, जैसे हमने फूड लिया, डाइजेशन स्टार्ट हुआ। डाइजेशन स्टार्ट कब होगा, कब उसको स्टॉप होना है, रेस्पिरेशन की रेट क्या होनी चाहिए, ठीक है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, कब रिलैक्सेशन होगा। तो ये सिस्टम्स उसको वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन उनको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, इनका कोऑर्डिनेशन किस तरह से है। जब आप खाना लेते हो, खाते हो, तो आपको ये पता नहीं होता है कि खाना डाइजेस्ट हो रहा है। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती, ये बॉडी अपने आप तय करती है कि किस तरह का एंजाइम सिक्रीट करना है, कब ये एंजाइम सिक्रीट करना है। अगर आप खाली पेट हो तो एंजाइम सिक्रीट नहीं होंगे। जब आप तेज दौड़ रहे हो तो आपकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने से ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। तो ये बॉडी अपने आप इसको कंट्रोल करती है। तो ये कंट्रोल किस तरह से होता है, इसी को हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं बॉडी के, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और भी जो सिस्टम्स हैं, ये किस तरह से आपस में इंटीग्रेटेड हैं और ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इसी को हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। प्लांट में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट के रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। इन हार्मोन्स को हम कहते हैं प्लांट हार्मोन्स, या एक नया टर्म भी इसे दिया जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन्स। ठीक है। एनिमल्स में ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दो तरह के सिस्टम इसमें वर्क करते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है? नर्वस सिस्टम में हमें पढ़ना है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये मिला करके ये नर्वस सिस्टम बनाते हैं। स्टिमुलाई एक टर्म आता है। स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं जिसके अगेंस्ट बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। कोई भी चेंज हो, हीट है, कोल्ड है, ठीक है, साउंड है, स्मेल है, टच है, प्रेशर है, ये सारे क्या हैं? एक्सटर्नल स्टिमुलाईज हैं, एक्सटर्नल चेंजेस हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल स्टिमुलाईज। बहुत सारे इंटरनल स्टिमुलाईज भी होते हैं, जैसे कि हंगर है, हंगर आपका क्या है? इंटरनल स्टिमुलाई है। थर्स्ट क्या है? इंटरनल स्टिमुलाई है। इमोशंस क्या है? ये भी इंटरनल स्टिमुलाई हैं जिसके अगेंस्ट बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। रिसेप्टर्स
जो ऑर्गन्स रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को, जो ऑर्गन्स स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, जो बाहरी चेंजेस को रिसीव करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, यही क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। यही सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, वो कहलाते हैं रिसेप्टर्स। जैसे फोटो रिसेप्टर्स हैं। फोटो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? आईज में होते हैं। ये रिसेप्टर सेल्स जो होती हैं वो आईज में होती हैं, जो लाइट को डिटेक्ट करती हैं। फोनो रिसेप्टर्स ये ईयर्स में होती हैं, जो साउंड को डिटेक्ट करती हैं। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ये नोज में होती हैं, जो स्मेल को डिटेक्ट करती हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स ये टंग में होती हैं, जो टेस्ट को डिटेक्ट करती हैं। डिफरेंट टाइप के टेस्ट हमको जो होते हैं डिफरेंट, जैसे कि जो टंग होती है इसमें डिफरेंट अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टेस्ट बड्स होती हैं। ये टेस्ट बड्स ही क्या है? रिसेप्टर्स हैं। ये टेस्ट बड्स जो होती हैं, ये जो फ्रंट की टेस्ट बड होती है, यहाँ वाले रीजन की टेस्ट बड होती है, ये होती है स्वीट टेस्ट के लिए। ठीक है, जो पीछे वाली टेस्ट बड होती है, नेक के साइड में जो टंग का रीजन है, वहाँ पे जो टेस्ट बड होती है, ये होती है हॉट मीन्स बिटर टेस्ट के लिए होती है। साइड वाली सॉल्टी टेस्ट के लिए होती है। तो माउथ में डिफरेंट रीजन्स हैं, टंग पे डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट टेस्ट बड्स हैं, जो डिफरेंट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स। टैंगो रिसेप्टर्स ये स्किन पे होती हैं, जो टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक होती है इफेक्टर सेल्स। रिसेप्टर सेल्स क्या है? जो स्टिमुलाई को रिसीव कर रही हैं, उसे हम कह रहे हैं रिसेप्टर सेल्स। इफेक्टर सेल्स होती हैं जो कि रिस्पॉन्ड करती हैं, जो कि रिस्पॉन्ड करती हैं, वो मसल और ग्लैंड्स जो कि जब स्टिमुलाई जो है वो रिसेप्टर से रिसीव होगा, स्टिमुलाई जो एक्सटर्नल चेंज है वो रिसेप्टर से रिसीव होंगे। जब रिसेप्टर से रिसीव होंगे तो यहाँ से इंफॉर्मेशन या तो स्पाइनल कॉर्ड को जाएगी या तो ब्रेन को जाएगी। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मैसेज भेजेंगे कि वहाँ से हाथ हटाना है, रखना है, क्या करना है। तो जिस सेल्स को ये रिस्पॉन्ड करते हैं, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्ड करती हैं जिस सेल्स को, उस सेल्स को हम क्या कहते हैं? मसल। उस सेल्स को क्या कहते हैं? इफेक्टर सेल्स। ये होती हैं मसल्स या ग्लैंड सेल्स, जो कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अकॉर्डिंग काम करती हैं। ओके, अब सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं नर्व सेल से। एक नर्व सेल को न्यूरॉन भी कहा जाता है। न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट क्यों कहेंगे? स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहेंगे क्योंकि सबसे छोटा पार्ट है नर्वस सिस्टम का, इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। फंक्शनल यूनिट क्योंकि इसमें पूरा फंक्शन एक न्यूरॉन में होता है, इसलिए इसे फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, ये इसका स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें हम, तो इसमें एक ब्रॉड पोर्शन होता है जिसे कहते हैं साइटोन। ठीक है, यहाँ से एक फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर निकला होता है जिसे कहते हैं एक्सॉन पोर्शन। दो मेन रीजन्स हैं, साइटोन और एक्सॉन। साइटोन एंड एक्सॉन। साइटोन पोर्शन में कुछ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स निकली होती हैं जिसे कहते हैं डेंड्राइट्स। ओके, जिसे कहते हैं डेंड्राइट्स। एक्सॉन पोर्शन ये लॉन्ग नर्व फाइबर है जो कि कवर्ड होता है प्रोटेक्टिव शीट से, जिसे क्या कहा जाता है? माइलिन शीट। ओके, ये माइलिन शीट से प्रोटेक्टिव होता है। लास्ट में एक्सॉन फिर ब्रांच हो जाते हैं, जिसे, और ये जो लास्ट एंड इसका पॉइंटेड एंड होता है इसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। जो सेल्स एक्सॉन के चारों ओर पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है श्वान सेल्स। न्यूक्लियस इसका साइटोन पोर्शन में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसे कहते हैं नेजल्स ग्रैन्यूल्स। ये ग्रैन्यूल्स की वजह से साइटोन पोर्शन का कलर
ग्रे होता है, ठीक है, इनका कलर ग्रे होता है। और जो इसका ये एक्सॉन पोर्शन है जो कि माइलिन शीट से ढका हुआ है, फैटी सब्सटेंस से ढका हुआ है, इसलिए इसका कलर जो होता है ये होता है वाइट इन कलर। ये कैसा होता है? वाइट इन कलर। ओके, ये हो गया नर्व सेल या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज थ्रू न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है? एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन, इसका डेंड्राइट पोर्शन होगा, डेंड्राइट पोर्शन से यहाँ से एक्सॉन निकला होगा, एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स होंगे, टर्मिनल एंड से दूसरा न्यूरॉन जुड़ा रहता है। दूसरे न्यूरॉन का कौन सा पोर्शन जुड़ा रहेगा? दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट पोर्शन, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट पोर्शन जो है वो एक्सॉन टर्मिनल से यूनाइट रहेगा। यहाँ पे देखिए, जो पहले न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पोर्शन से यूनाइट रहता है। इसी रीजन को कहा जाता है साइनैप्स। इसी तरह ये अरेंजमेंट आगे होता है। अब सेकेंड न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल थर्ड न्यूरॉन के डेंड्राइट पोर्शन से जुड़ा रहेगा। ओके, तो इस तरह से ये अरेंजमेंट होता है। फर्स्ट न्यूरॉन, सेकेंड न्यूरॉन, थर्ड न्यूरॉन, इसी तरह से आगे बहुत सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से चेन से जुड़े रहते हैं। तो मैसेज रिसीव कहाँ से होता है? मैसेज इफेक्टर सेल से रिसीव हो रहा है, रिसेप्टर सेल से रिसीव हो रहा है। तो रिसेप्टर सेल से जो मैसेज रिसीव हुआ वो ट्रांसफर होता है डेंड्राइट पोर्शन को। डेंड्राइट से ये एक्सॉन रीजन में जाएगा, एक्सॉन से ये एक्सॉन टर्मिनल्स में जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल से सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाएगा। मैसेज हमेशा फॉलो होते हैं फ्रॉम डेंड्राइट्स टू एक्सॉन, ठीक है, डायरेक्शन हमेशा यही होगा, ये डायरेक्शन नहीं होगा। एक्सॉन से डेंड्राइट्स की तरफ नहीं जाते हैं, डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ जाते हैं, ठीक है। और ये साइनैप्स होता है। यहाँ पे साइनैप्स किसे कहते हैं? एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जहाँ यूनाइट होते हैं उसे कहते हैं साइनैप्स। ओके, अब ये है एक न्यूरॉन के बारे में बताया मैंने आपको। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से यूनाइटेड है, लेकिन ये न्यूरॉन ऐसे सिंगल नहीं होते हैं, इस तरह से सिंगल नहीं होते हैं। जैसे आपने केबल वायर देखा होगा, केबल वायर्स में क्या होते हैं? बहुत पतले पतले, कभी हटा के देखिए, केबल वायर्स को हटाया भी होगा तो रबड़ की चारों ओर शीट होती है। ओके, रबड़ की शीट होती है, उसके अंदर पतले पतले ढेर सारे वायर्स होते हैं, रेड कलर का वायर होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा, ऐसे ढेर सारे वायर्स होते हैं और चारों ओर एक मोटे ब्लैक वायर से, ब्लैक रबड़ से वो ढका रहता है। इसी तरह का अरेंजमेंट इन न्यूरॉन्स का भी होता है। चारों ओर ये न्यूरॉन्स जो होते हैं चारों ओर एक बड़े कनेक्टिव टिश्यू से ढके रहते हैं। बड़े कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर होती है जो उसको चारों ओर लपेटे रहती है, ठीक है। और उसके अंदर ढेर सारे न्यूरॉन्स एक के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं और इसके ऊपर रबड़ की, जैसे उसमें कॉइलिंग रबड़ से लपेटा हुआ है, इसी तरह ये कनेक्टिव टिश्यू से लपेटे होते हैं। तो एक न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन है, कई न्यूरॉन्स है, इनके ऊपर कनेक्टिव शीट लपेटी हुई है। फिर दूसरे न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर कनेक्टिव शीट लपेटी हुई है और इनका पूरा बंच, ठीक है, पूरा बंच जो है ये फिर से बड़े से कनेक्टिव शीट से लिपटा हुआ है। जिस तरह से बिल्कुल केबल वायर्स की तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नर्व। ओके, अब समझ में आया नर्व और न्यूरॉन में क्या डिफरेंस है? न्यूरॉन सिंगुलर यूनिट है और नर्व्स जो हैं, नर्व के हैं ढेर सारे न्यूरॉन आपस में जुड़ के कनेक्टिव टिश्यू से लपेटे हुए हैं, उसको हम क्या कहेंगे? नर्व। लेकिन न्यूरॉन्स आपस में इस तरह से, इनमें साइनैप्स होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से इस तरह से जुड़ा होता है, जिस रीजन पे जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं साइनैप्स।
साइनेप्स, अब ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन पहले न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल है, ओके, और ये पोर्शन जो है वो दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइड पोर्शन है, ओके। तो एक्सॉन टर्मिनल जो होता है पहले न्यूरॉन का, फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइड पोर्शन से जुड़ा होता है, ये बात पहले हो चुकी है। पहला न्यूरॉन जो होगा उसको हम कहेंगे प्री साइनैप्टिक, क्या कहेंगे, प्री साइनैप्टिक, प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, ओके। और दूसरा जो होगा उसको हम कहेंगे पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन, इसको क्या कहेंगे, पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। तो ये पहला न्यूरॉन जिसका एक्सॉन टर्मिनल है साइनैप्स पे, और दूसरा न्यूरॉन जिसका कि डेंड्राइट पोर्शन है सिनैप्स पे, उसको कहेंगे पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल होता है, ध्यान से देखिएगा इसको, इसके एक्सॉन टर्मिनल में बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स, कुछ हार्मोन्स होते हैं, नॉट एंजाइम्स, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, जिनको ही क्या कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ओके, इनको क्या कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जब मैसेज आता है, मैसेज फर्स्ट न्यूरॉन में कैसे आएगा, डेंड्राइड से एक्सॉन पोर्शन, साइटोन रीजन से एक्सॉन पोर्शन होते हुए एक्सॉन टर्मिनल पे आएगा। अब एक्सॉन टर्मिनल रीजन में है, एक्सॉन टर्मिनल रीजन में जो केमिकल्स हैं, जो वेसिकल्स हैं, इनको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। इनके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ये प्लाज्मा लेमा पर आ जाएंगे, बाहर अपने प्लाज्मा लेमा से आकर के जुड़ जाएंगे, और साइनैप्स पोर्शन के बीच में जो गैप है, गैप कैसे है, पहला न्यूरॉन है, पहले न्यूरॉन का मान लीजिए एक्सॉन पोर्शन है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइड पोर्शन है, इसके बीच में गैप है, इसको हम क्या कहते हैं, साइनैप्टिक क्लेफ्ट, ओके, साइनैप्टिक गैप जो है, साइनैप्टिक क्लेफ्ट जो है। तो यहाँ से जो हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, ये पहले किसमें आएगा, साइनैप्टिक क्लेफ्ट, क्या नाम है इसका, साइनैप, NAPTIC, साइनैप्टिक क्लेफ्ट, CLEFT, साइनैप्टिक क्लेफ्ट में आ गया। साइनैप्टिक क्लेफ्ट से अब यहाँ पर जो डेंड्राइट पोर्शन है, इसके यहाँ पर जो होते हैं वो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं। ये रिसेप्टर प्रोटीन्स मतलब क्या है, कि किसी चीज़ को रिसीव करना, तो ये रिसीव क्या कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं ये डेंड्राइट पोर्शंस में। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये आकर के यहाँ पे चिपक जाते हैं, रिसेप्टर सेल्स में चिपक जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पे जो सिग्नल आया वो चेंज हो गया केमिकल सिग्नल में। ये इलेक्ट्रिक जो डेंड्राइट्स में जो सिग्नल मूव करते हैं, जो मैसेज मूव करता है, वो कैसा वो होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल कैसे, साइटोन से एक्सॉन में आया, एक्सॉन से फिर एक्सॉन टर्मिनल्स में, एक्सॉन टर्मिनल्स में जब आया तो ये चेंज हो गया केमिकल सिग्नल्स में इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स ये रिलीज हो गए साइनैप्टिक क्लेफ्ट में, साइनैप्टिक क्लेफ्ट से ये गए रिसेप्टर्स में, किसके, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पोर्शन में। फिर यहाँ पर अब ये केमिकल सिग्नल में नहीं है, लेकिन जब डेंड्राइट्स में पहुँच गया उसके बाद ये फिर से चेंज हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। इस तरह से ये मैसेज पास होते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, ओके। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शंस, वो एक्शंस जो कंट्रोल होते हैं वॉलेंट्रीली
जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको हम कहते हैं वॉलेंटरी एक्शंस। ठीक है, हाथ का मोड़ना, पैर का मोड़ना, दौड़ना, भागना, ये सब क्या है? वॉलेंटरी एक्शंस। वो एक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे खाना खाते हैं तब ये तो नहीं कह सकते कि खाना नहीं पचेगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका डाइजेशन होगा बॉडी के अंदर, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, एंजाइम सिक्रीट करेंगी। तो ये एक्शंस क्या कहलाते हैं? इनवॉलेंटरी एक्शंस। तीसरा तरह के एक्शंस है रिफ्लेक्स एक्शंस। वो एक्शंस जो सडन हो, जो बिना सोचे समझे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करे, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस, जिसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो है रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, हम देखते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में जो कंपोनेंट्स हैं, पहला देखिए, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटेड न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एफेक्टर। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि एक आदमी है जो किसी हॉट पैन को छू रहा है। अगर हम किसी हॉट पैन को छूए हैं तो क्या होगा? हम तुरंत हाथ हटा लेंगे। क्यों हटा लेंगे? ये रिफ्लेक्स एक्शन है। मुझे टाइम नहीं लगता है सोचने के लिए कि टच किया, कब सोच रहे हैं कि ठंडा है कि गर्म है, तब हटाएंगे। आपका रिस्पॉन्स जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। इस तरह के रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको गिरे, चोट हुई, आप झट से खड़े हो गए, ये भी क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है, अगर तेज चोट ना लगी हो तो इसके लिए इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए ब्रेन यूज नहीं होता है। ये मैसेजेस जो होते हैं, जैसे हाथ रिमूव करना, ये उठ जाना झट से, ये रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड भेज देता है। ठीक है, रिस्पॉन्स, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जिसमें होता क्या है, जैसे कि ये ह्यूमन बीइंग का हैंड है, इसने एक गर्म पैन को टच किया, तो हाथ की स्किन पे जो रिसेप्टर सेल्स होंगी वो क्या करेंगी? हीट को रिसीव करेंगी। हीट को रिसीव करेंगी तो उसके बाद एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल न्यूरॉन्स सेल से, क्या नर्व सेल, क्या है, न्यूरॉन सेल से होते हुए इन न्यूरॉन सेल्स जो कि रिसीव करती हैं, ओके, जो कि सिग्नल को रिसीव करती हैं, उनको क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन से होकर के कहाँ जाएंगी? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से फिर मैसेज भेजा जाएगा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, कहाँ? एफेक्टर मसल्स को। इफेक्टर मसल्स जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे आपने टच किया, टच करने के बाद, टच किया आपने, हाथ मूव किया, हाथ मूव किया तो आपकी यहाँ की मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ओके, टच किया, आपकी मसल यहाँ की कॉन्ट्रैक्ट हो रही है हटाने पे, तो रिसेप्टर सेल्स तो ये हो गई जहाँ से आपने हीट को लिया है, इफेक्टर सेल्स ये हो गई जहाँ से आपने मूवमेंट किया है, जहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई है, तो इनको हम कहते हैं इफेक्टर सेल्स। तो ये मोटर्स न्यूरॉन्स जो हैं, मैसेज सेंसरी स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू एफेक्टर मसल्स में जाएगा। ठीक है, एफेक्टर सेल्स में जाएगा मसल्स की, जिससे कि आप हाथ हटा लोगे। इस एफेक्टर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे कि आप हाथ हटा लोगे। तो वो न्यूरॉन जो मैसेज को ले जाती हैं टूवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड, उसको क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। और वो न्यूरॉन जो मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड से स्पेक्टर मसल्स में ले जा रही है, उसे हम कह रहे हैं मोटर न्यूरॉन। ओके, अब सेंसरी न्यूरॉन ले गई स्पाइनल कॉर्ड में और मोटर न्यूरॉन ले आई स्पाइनल कॉर्ड से, तो इन दोनों के बीच, इन दोनों न्यूरॉन के बीच जो एसोसिएशन है वो हो रहा है थ्रू अ टाइप ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन दैट इज नोन एज इंटर न्यूरॉन। ओके, सेंसरी न्यूरॉन ये है, ये मोटर न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन ले गई मैसेज और मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से ले आई। अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए ना, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है
वो एक डिफरेंट न्यूरॉन्स टाइप्स ऑफ न्यूरॉन से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये जो आर्क जो डेवलप हो रहा है, यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर सेल्स, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर सेल्स। ये जो आर्क जो डेवलप हुआ, इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, इवान पैवलोव का नाम इंपॉर्टेंट है। इवान पैवलोव ने इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, अनकंडीशनल और कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस जो कि इनबॉर्न होते हैं, जो कि हमें बर्थ के साथ जो रिफ्लेक्सेस मिलते हैं, उनको हम कहते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, ये रिफ्लेक्सेस हमें बाय बर्थ मिल जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, कोई धूल आई, धूप आई तो हमारी आंख ब्लिंक कर जाती है। स्नीजिंग, डस्ट पार्टिकल्स नाक में गए, स्नीजिंग हुई, ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस। इसलिए हमें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंडीशनल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, वो रिफ्लेक्सेस जिसके लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। ये बाय बर्थ एक्वायर नहीं होते हैं, जैसे कि लर्निंग, प्लेइंग पियानो, टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, ये एक बार आप सीख जाओ तो फिर भूलते नहीं हो। साइकिलिंग, स्विमिंग, ओके। तो ये क्या होती हैं, जिसके लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और आफ्टर बर्थ हमें ये रिफ्लेक्सेस एक्वायर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। तो ये हो गया था आपका नर्व। अब हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी 2 पार्ट्स हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व पढ़ेंगे। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी 2 हैं, सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन है, ब्रेन से जुड़ा हुआ स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन से बहुत सी नर्व्स निकलती हैं, 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती हैं ब्रेन से, जिसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। कितनी पेयर, 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती हैं। ठीक है। स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं ये कहलाती हैं स्पाइनल नर्व्स। ये होती हैं 31 पेयर्स, ये भी 12 पेयर्स हैं और ये भी 31 पेयर्स हैं, दोनों साइड में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, इसके दोनों साइड में नर्व्स होती हैं, जो उसमें गैंग्लियंस होते हैं, मतलब गांठें होती हैं ऑन द बोथ साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में होती हैं। ये बनाती हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो मैं डिटेल में 2 चीज़ें पढ़नी है आपके कोर्स में है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नंबर जानना है, क्रेनियल नर्व पे कितने हैं, 12 पेयर्स, और स्पाइनल नर्व पे कितने हैं, 31 पेयर्स। ओके। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है ब्रेन। ब्रेन जो होती है वो इंक्लोज्ड होती है बोनी बॉक्स के अंदर, जिसे हम उस बोनी बॉक्स को क्या कहते हैं, क्रेनियम। ठीक है, बॉक्स को क्या कहते हैं, क्रेनियम। जो बोन, जो सर की जो हड्डी है उसको क्या कह रहे हैं, क्रेनियम। और नीचे ये पहुंचती है ब्रेन पतली होकर के स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड घिरी होती है, जो आपकी पीछे वाली बोन होती है पतली वाली बीच में, उस बोन को क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है और क्रेनियम ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ओके। अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों जो होती हैं एक मेम्ब्रेन से घिरी होती हैं। ये 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। इन मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, मेनिंजेस।
ये मेनिंजेस जो होती हैं ये ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करती हैं, जिनको कहते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस में 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर मेनिंजेस होती हैं। सबसे बाहर की ओर होती है ट्यूरामीटर, उसके नीचे एरेक्नॉइड और सबसे नीचे जो जुड़ी रहेगी स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से दैट इज पायामीटर, इनर मोस्ट लेयर। 3 लेयर्स हैं, ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड और पायामीटर। जो स्पेस, जैसे 3 लेयर्स हैं, सबसे बाहर ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड और पायामीटर, इनके बीच में जो स्पेस है, इनके बीच में जो स्पेस है, अंदर जो ब्रेन है इसके बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस के बीच में फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, वाटरी फ्लूइड है जिसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ बहता है और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ बहता है। ये करेगा क्या, ये भी जो लिक्विड है ये भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये भी क्या करेगा, ये ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इंजरीज, और इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, ये न्यूट्रिएंट्स को भी प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन से। ब्रेन जो है वो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी है। इसका वजन एडल्ट्स में 1400 ग्राम्स है। 3 पार्ट इसके मेन रीजन्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, मेन पार्ट आपका ये पोर्शन जो है फोर ब्रेन, इसके नीचे फोर ब्रेन के नीचे ठीक है, बीच में होता है मिड ब्रेन, और सबसे नीचे बैक पे जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होगी ये रीजन होता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का नीचे का पोर्शन बड़ा होकर के ये स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। तो ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन ये वाला ब्रेन, ये दैट इज थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसमें 2 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। ओके, 2 पार्ट्स हैं फोर ब्रेन में, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ओके, तो फोर ब्रेन की बात अभी हम कर रहे हैं। फोर ब्रेन में 2 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में 2 पार्ट्स हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हम शुरू करते हैं सेरिब्रम से। सेरिब्रम हमारा ये पोर्शन है, ठीक है। सेरिब्रम के नीचे की ओर होगा ये पोर्शन जो होगा दैट इज आपका डायनसेफेलॉन। ओके, और डायनसेफेलॉन के नीचे होगा मिड ब्रेन। डायनसेफेलॉन के नीचे क्या होगा, मिड ब्रेन, और पीछे की ओर होगा हाइंड ब्रेन। सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। जैसे अखरोट खाते होंगे आप लोग, अखरोट को जब तोड़ेंगे तो 2 पार्ट्स दिखाई देते हैं ना, ऐसे ऐसे 2 पार्ट्स आपस में जुड़े होते हैं, बीच में जुड़े होते हैं। इसी तरह हमारा ब्रेन होता है, उसको खोलने पे 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, दोनों पार्ट्स आपस में जुड़े होते हैं, बिल्कुल अखरोट की तरह से। अंदर अखरोट का जो मीट पोर्शन जो आप खाते हैं उसकी तरह उसमें। तो ये जो 2 पार्ट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इस तरह से सेरिब्रम भी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जिसको कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और जिससे जुड़ा रहता है बीच में दोनों पार्ट्स में, उसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। अब ब्रेन में जब हम देखते हैं, अगर इसका सेक्शन काटें तो बाहर का पार्ट जो होता है ये इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और इनर ब्रेन पार्ट को हम कहते हैं मेडुला। इनर पार्ट ग्रे कलर का होता है, कॉर्टेक्स रीजन ग्रे कलर का होता है, सॉरी मेडुला रीजन ग्रे कलर का होता है, और आउटर जो कॉर्टेक्स रीजन है ये वाइट कलर का होता है। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन का जो साइटोन पोर्शन होता है ये ग्रे होता है, और जो एक्सॉन पोर्शन होता है ये ग्रे होता है, सॉरी वाइट होता है। साइटोन ग्रे होता है और एक्सॉन वाइट होता है। तो इस ब्रेन में अरेंजमेंट इस तरह होता है कि
इसके जो साइटोन्स होते हैं वो बीच में होते हैं और एक्सॉन्स बाहर की ओर होते हैं। साइटोन्स बीच में, एक्सॉन्स बाहर की ओर, साइटोन्स बीच में, एक्सॉन्स बाहर की ओर। इस वजह से जो इनर मेडुला पोर्शन है ये ग्रे कलर का होता है और बाहर का जो कॉर्टेक्स रीजन है ये वाइट कलर का होता है। ठीक है। अब जैसे कि अखरोट में होता है ना, ऐसे बहुत सिलवटें इस तरह से होती हैं, कॉन्वोल्यूशंस होते हैं, इसी तरह ब्रेन में भी होते हैं, जैसे ये दिखाया गया है। तो इनको हम क्या कहते हैं, गायरी एंड सल्साए। ठीक है। सेरिब्रम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेरिब्रम थिंकिंग, इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा इंटरप्रेटिंग, टच, हियरिंग, विजन, इन सब के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इन सेरिब्रम द नर्व दैट कम्स फ्रॉम, जो नर्व हमारे राइट साइड ऑफ द बॉडी से आ रही है, ठीक है, वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में जाती है, और जो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से आ रही है वो हमारे राइट हेमिस्फीयर में जाती है। इस तरह से कनेक्शन होता है। वीडियो सेरिब्रम का डिवीजन, सेरिब्रम को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर ये पोर्शन, ये पूरा आपका सेरिब्रम है, यहाँ वाला पोर्शन क्या है? फ्रंटल लोब। ये पोर्शन है पैराइटल लोब, उसके पीछे है ऑक्सीपिटल लोब, और कान के साइड्स वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं टेम्पोरल लोब। ये सेरिब्रम के पार्ट्स हैं। ठीक है। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीच, प्लानिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पैराइटल लोब ये मदद करता है मूवमेंट में एंड परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई एंड ओरिएंटेशन। ऑक्सीपिटल लोब ये देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टेम्पोरल लोब ये रिस्पॉन्सिबल है रिकॉग्निशन ऑफ मेमोरी, ऑडिटरी स्टिमुलाई, सुनने की स्टिमुलाई, स्पीच, इन सब कान के पास है, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, सेरिब्रम हमारा हो गया। फोर ब्रेन का पार्ट, सेरिब्रम दो पार्ट थे, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। तो सेरिब्रम हमने कर लिया। अब ये एक बार स्ट्रक्चर इसको फिर से देख लीजिए। सबसे बाहर जो क्रेनियम रीजन है, जिसे हम स्कल भी कहते हैं, आगे का पोर्शन सेरिब्रम का दैट इज फ्रंटल लोब। ठीक है, ये पोर्शन फ्रंटल लोब है। इसके पीछे ये है पैराइटल लोब, उसके पीछे है ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, यहाँ पे जो होगा दैट इज टेम्पोरल लोब। अब ये बीच का सेक्शन है, बीच में से लिया गया है, मतलब बीच का वर्टिकल सेक्शन है। तो दोनों हेमिस्फीयर बीच में जिससे जुड़े होते हैं, मैंने बताया दो हेमिस्फीयर हैं बीच में जिससे जुड़े होते हैं, दैट इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम। जो तीनों मेनिंजेस हैं, सबसे पहले कौन सी थी, नहीं याद है, ड्यूरामेटर, एरिकनॉइड एंड पायामेटर। ठीक है, ये तीनों लेयर्स हो गई आपकी मेनिंजेस की। अब इसके नीचे वाला जो पोर्शन है, ये भी फोर ब्रेन का ही पार्ट है, ये रीजन है डायनसेफेलॉन। ये पूरा रीजन है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में टू पार्ट्स हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये भी हमें पढ़ना है। अब इसके नीचे वाला, फोर ब्रेन के नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट होता है, ये होता है मिड ब्रेन। ये पूरा रीजन क्या है? मिड ब्रेन। उसके नीचे ये पोर्शन जो आगे जाकर के
स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा, ये कहलाता है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 2 पार्ट्स दिख रहे हैं, ये पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लांगेटा। पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लांगेटा ये हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं, ठीक है। आगे जाकर ये बनाएंगे स्पाइनल कॉर्ड। और मिड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट है? मिड ब्रेन में आपका ये पार्ट, मिड ब्रेन दिखा रहा है, ये मिड ब्रेन जो बीच का पार्ट है, इसके नीचे का हाइपोथैलेमस के नीचे का पार्ट, ये है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में आपका आता है सेरिबेलम, ठीक है। तो अब हमें क्या पढ़ना है? फोर ब्रेन हमने पढ़ लिया, फोर ब्रेन पढ़ लिया। ये फोर ब्रेन के नीचे वाला फोर ब्रेन जिससे दोनों जुड़े हुए हैं, कॉर्पस कैलोसम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर से जुड़े हुए हैं, कॉर्पस कैलोसम हो गया। उसके नीचे का पार्ट ये है डायंसिप्लॉन। डायंसिप्लॉन में 2 पार्ट्स हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसकी हाइपोथैलेमस से ही देखिए नीचे जुड़ा हुआ है एक एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और पीनियल ग्लैंड, पीनियल बॉडी, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये भी हमारी ब्रेन में होती है। हार्मोन के बारे में इसी चैप्टर में हमें आगे बढ़ना है। डायंसिप्लॉन, डायंसिप्लॉन में थैलेमस रीजन हो गया जो सिचुएटेड है सेरिब्रम और मिड ब्रेन के बीच में। ये रिसीव करते हैं नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन, और थैलेमस ये वर्क करता है टू सेंड न्यूरल ट्रांसमिशन टू द ब्रेन। जो कैसे आएंगे? स्पाइनल कॉर्ड से आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड से हाइंड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन से फिर उसके बाद ये पहले थैलेमस में जाएंगे, सब ये सेरिब्रम में जाएंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेइंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, और इनका रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। याद रखिएगा, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज एंड स्टोरिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, थैलेमस की वजह से ही हम नई मेमोरीज बनाते हैं, जो हमें बहुत हमारी यादें हैं और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें याद रहते हैं, वो किसकी वजह से हैं? वो इसी वजह से हैं, थैलेमस की वजह से हैं। हाइपोथैलेमस, थैलेमस रीजन था, थैलेमस रीजन के नीचे एक छोटा पार्ट था जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस ही हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, भूख और प्यास के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ सम रीजन्स ऑफ सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस ये इन्वॉल्व होते हैं रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस लाइक एक्साइटमेंट, प्लेजर, फियर, इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल हैं। और बहुत से हॉर्मोन्स, ये हाइपोथैलेमस जो है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, ये बहुत सारे एसेंशियल हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का होगा सेरिब्रम, और ये आपका थैलेमस रीजन हो गया। उसके नीचे का पार्ट ये है मिड ब्रेन। अब इसके नीचे क्या है? हाइंड ब्रेन। तो ये मिड ब्रेन किसके किसके बीच में है? मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये है सेंस ऑफ साइट और हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये मोटर इम्पल्स को ट्रांसमिट, मोटर इम्पल्स, लिम्स को ये इम्पल्स ट्रांसमिट करता है फॉर देयर मूवमेंट। नेक्स्ट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आपका आता है सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला। सॉरी, शुरू में सेरिबेलम को शायद मिड ब्रेन में बोल दिया था। जो सेरिबेलम पोर्शन है ये कहाँ का पार्ट है? ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ये सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ये हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं, ठीक है। सेरिब्रम ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर में एक ट्री के टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा था जिसमें ब्रांचेस, जैसे लीफ टाइप का स्ट्रक्चर जो था ब्रेन में, वो क्या है? सेरिब्रम है। ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा सेरिब्रम है, और पोस्टीरियर पार्ट में होता है, नीचे की ओर होता है, यहाँ पर होता है, और इससे जुड़े हुए फिर मेड्यूला और पॉन्स पोर्शन होता है। ये वॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, बैलेंस एंड पॉस्चर के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। सेरिब्रम ये बैलेंस और पॉस्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। वॉकिंग के समय, रनिंग के समय हमारा पॉस्चर कैसा लगे? हमें टिल्ट हुए तो हम एकदम से टिल्ट ही नहीं हो जाएंगे, हम अपने आप को बैलेंस पोजीशन में मेंटेन करते हैं जब स्विमिंग करते हैं या राइडिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। ये किस
किसकी वजह से होता है? ये होता है सेरिबेलम की वजह से। तो अगर किसी वजह से सेरिबेलम पोर्शन में डिसफंक्शनिंग हो जाती है, अगर ये प्रॉपर यहाँ के न्यूरॉन्स काम ना करें, डेड हो जाएं, तो क्या होता है, जो ऐसे लोगों का जो बॉडी बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। ये बहुत सीधे से नहीं चलते हैं, ये इनको बैलेंस पता नहीं चलता है कि हम बॉडी बैलेंस पे नहीं चल रही है, कैसे चल रही है। ठीक है, तो इनका मेन काम क्या है? बॉडी बैलेंस करना, बॉडी पॉस्चर को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के समय बॉडी बैलेंस को बैलेंस करना। कोऑर्डिनेशन ऑफ आई मूवमेंट, जब हम आई साइड देखते हैं, जिधर देख रहे हैं उधर ही की ओर हमारी प्यूपल्स होती हैं। कुछ लोगों की होती है कि अगर उनमें सेरिबेलम डिसफंक्शनिंग है तो उनकी आई साइट जो होगी वो प्यूपल्स का साइट दूसरी तरफ होगा, वो देख किसी और तरफ रहेंगे। तो ये भी प्रॉब्लम है सेरिबेलम की। पॉन्स, उसके नीचे का जो पोर्शन है सेरिबेलम के पार्ट्स, जो ये पोर्शन है दैट इज पॉन्स। पॉन्स नीचे की ओर बनाएगा मेडुला। पॉन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन स्टेम बिटवीन मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लांगेटा के बीच में है। ये स्लीपिंग साइकिल को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये रेस्पिरेशन की रेट, फास्ट रेस्पिरेशन कब हो, स्लो रेस्पिरेशन कब हो, इसको रेगुलेट करता है। मेडुला जो सबसे नीचे का पोर्शन है, जो आगे जाकर के स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा, वो कहलाता है मेडुला। ये जो बॉडी एक्शंस हैं, ऑटोनॉमस फंक्शंस हैं, उनको रेगुलेट करता है, जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्लड प्रेशर, स्वॉलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग। जो इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं हमारे, वो सारे कंट्रोल होते हैं मेडुला से। ओके, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आपका हो गया। सेकेंड पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लांगेटा आगे कंटिन्यू होकर के क्या बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड, जो घिरा होता है, जो प्रोटेक्टेड होता है वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के, जैसे वर्टिब्रल कॉलम्स जो होती हैं, जो बोन्स होती हैं, उनके बीच में होल होता है, एक के ऊपर एक बोन स्टैक है और इनके बीच में होल है। इन्हीं के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होती है वर्टिब्रल कॉलम से। अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, अगर हम इसका सेक्शन काटें तो बाहर की ओर वाइट पोर्शन होता है और बीच में ग्रे पोर्शन होता है। ब्रेन में हमने क्या पढ़ा था? ब्रेन में हमने पढ़ा था कि बाहर की ओर ग्रे है और भीतर की ओर वाइट पोर्शन है ना? तो इसमें उल्टा होता है, मतलब कि अंदर की ओर साइटोन है और बाहर की ओर एक्सॉन है। अंदर की ओर साइटोन पोर्शन है और बाहर की ओर एक्सॉन पोर्शन है न्यूरॉन्स के, इस वजह से इसका इस तरह का कलर है। इसमें इसके स्ट्रक्चर्स में देखें तो एक ये बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसका जो ग्रे मैटर का स्ट्रक्चर है, ये बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर है। बीच में सेंट्रल कैनाल होती है, जिससे फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसके अंदर भी रहता है। बाहर तो रहता ही है मेनिंजेस के बीच में और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और बीच में सेंट्रल कैनाल के बीच से भी मूव करता है। ठीक है, और ये डॉर्सल रूट पोर्शन है, वेंट्रल रूट पोर्शन है। यहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं, इनको कहते हैं स्पाइनल नर्व। ये कितनी पेयर्स होती हैं? ये 31 पेयर होती हैं। 31 इस साइड और 31 इस साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ये 31 पेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं, ये हमारी पूरी बॉडी में फैली रहती हैं। और क्रेनियम से, हमारे स्कल रीजन में जो ब्रेन है, वहाँ से 12 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं। कितनी पेयर? 12 पेयर। 12 पेयर ऑफ नर्व्स हमारे ब्रेन से निकलती हैं, हमारे ब्रेन के डिफरेंट पोर्शंस को जाती है, हेड के डिफरेंट पोर्शंस में ये नर्व्स जाती हैं, हमारे नेक में जाती हैं और हमारे शोल्डर्स तक जाती हैं। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं, वो हमारे पूरे बॉडी लिम्स और पूरी पार्ट्स, स्टमक, बैक, हर जगह ये स्पाइनल नर्व्स जाती हैं। ये 31 पेयर्स होती हैं। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं ब्रांचेस में और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाती हैं। हार्ट, लंग, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर, लोअर स्किन, लोअर लिम्स, एवरीवेयर। ठीक है, सब जगह जाती हैं जहाँ से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं।
तो आज आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ा? ओवरव्यू पढ़ा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ओवरव्यू पढ़ा है। आपने आपने न्यूरॉन्स पढ़ा है, आपने पढ़ा है ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पढ़ा हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ तक हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट सेशन में ये आपके ब्रेन का पार्ट आपका हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। अब हमें पढ़ना है एनिमल हॉर्मोन्स और प्लांट हॉर्मोन्स और प्लांट मूवमेंट। ये तीन चीज़ें हमें पढ़नी है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट्स और हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इसे देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। फिर से कहूँगी, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियोस बनाने की, जिससे आपको और बेहतर हेल्प मिल सके आपके बोर्ड्स क्लासेस के लिए। इस टफ टाइम में आपका वीडियो क्लासेस आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो अगर कहीं भी कोई डाउट हो, कुछ पॉइंट क्लियर ना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी रिस्पॉन्ड करने के लिए। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच।